कि अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके ऊपर 498 ए, इसके साथ ही 323, 504 या फिर इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं जिनमें कि पत्नी के द्वारा केस किया जाता है और साथ में डीवी एक्ट में भी आपके ऊपर केस हुआ है और इसके अलावा पत्नी ने 125 में भी एप्लीकेशन लगा दी है सीआरपीसी में। तो ऐसे मामलों में आपको डरना चाहिए या आपको अपने केस पर अगर आप नहीं ध्यान देते हैं तो आपके ऊपर आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होना है। इन सारी बातों की सच्चाई क्या है? आपको बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पर वीडियो मिल जाते होंगे जिनमें कोई आपको बहुत ज़्यादा डरा देता है, कोई आपसे ये समझाता है कि नहीं आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग आपसे ये भी कहते हैं कि आप अगर छोड़ देंगे तो भी आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं आनी है। तो इन चीज़ों की सच्चाई आखिर क्या है? कि अगर आपके ऊपर इस तरह का कोई भी केस होता है तो आपको उसको बिल्कुल ही सिरे से आपको उसे हटा देना चाहिए। आपको बिल्कुल उसे छोड़ते हुए आप कोई डेट भी नहीं देखने जा रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं और इसमें आपके साथ कुछ नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं एक्चुअल में, जो हमारी लोअर कोर्ट है, जो निचली अदालतें हैं, वो क्या करती हैं ऐसे मामलों में? तो देखिए होता क्या है कि जब भी आपके ऊपर इस तरह की कोई भी धाराएँ लगी होती हैं, अब इनमें अगर हम 498 ए की बात करते हैं तो आप सबको पता है कि 498 ए में अब गिरफ्तारी नहीं होती। लेकिन अगर कुछ ऐसी धाराएँ लग गई हैं जैसे कि 377 लगा दिया गया है, जो कि आजकल बहुत सारे ऐसे अ, डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर एक ये रिवाज के तौर पर चल रहा है कि 377 लगा दिया जाता है मामले में। वो भले ही ऐसा कुछ हुआ हो, नहीं हुआ हो, लेकिन फिर भी उनमें जब कंप्लेंट की जाती है तो उसमें एक ये धारा लगा दी जाती है। अब ये आगे चल के फिर पुलिस वालों पर डिपेंड करता है कि इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो इस धारा को हटाते हैं या नहीं हटाते, वो सारी चीज़ें बाद की बात हो जाती हैं। तो ऐसे में आपको कब डरना है, कब नहीं डरना है, कब आपको ध्यान देना है, कब आप छोड़ भी सकते हैं कुछ दिनों के लिए, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। देखिए होता क्या है कि जब आपके ऊपर इस तरह की कोई धारा लगाई जाती है जो कि बहुत ज़्यादा संगीन किस्म की नहीं होती, तो नॉर्मल आपके पास जब कंप्लेन होती है, सबसे पहले थाने पर जब कंप्लेन जाती है, तो सबसे पहले आपके पास कॉल आती है और आपको बुलाया जाता है, आपसे बताया जाता है कि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर आपके खिलाफ कंप्लेन की है और आपको इस दिन पर थाने पर आना है। अब बहुत लोग ये सोचते हैं यहाँ पर कि एक थाने से कॉल आई है, अब उनको टाइम मिल जाए, अब वो टाइम ले लें अगर थाने से 1 आध महीने का और उसके बाद वो जाएँ, वो तुरंत नहीं जाना चाहते। तो यहाँ पर आपका ये जानना ज़रूरी है कि अगर आपके ऊपर ऊपर अगर कोई कंप्लेन की गई है और थाने से आपको कॉल भी आ गई, आप थाने पर नहीं जाते हैं, तो क्या होगा कि थाने जो अधिकारी हैं, जो वहाँ पे पुलिस वाले हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बाद में जो तय होंगे या जो भी, तो वो आपके उस कंप्लेन को एफआईआर में कन्वर्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको जब बुलाया गया तो आप गए गए नहीं। अब इसी के विपरीत में अगर हम देखें कि आपके पास जब थाने से कॉल आती है और आप चले जाते हैं, तो क्या होता है? तो जब थाने से कॉल आई, आपको जिस दिन पर बुलाया गया उसी दिन पर उसी दिन उसी समय पर आपकी पत्नी को भी बुलाया जाएगा और जब आप दोनों लोग जाते हैं तो सबसे पहले थाने वालों के द्वारा ये कोशिश की जाती है कि आपके बीच में जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो मामला क्या हो वहीं पे सुलझ जाए और सुलह समझौते के माध्यम से आप अपनी पत्नी को अपने घर लेते जाइए या फिर जो भी चीज़ें हैं वहीं पे सेटल डाउन हो जाए। आपका जो केस है वो आगे उसमें एफआईआर वगैरह में कन्वर्ट ना करना पड़े। तो अगर आप उस पॉइंट पर तैयार हो जाते हैं तो सही है, अगर आप नहीं होते हैं और आप बिल्कुल भी आप नहीं मानते या आपकी पत्नी ने जो कंप्लेन कराई है, आप उन चीज़ों से आप बिल्कुल हट जाते हैं, आप मना कर देते हैं कि नहीं और ये सारी कंप्लेन गलत है, ठीक है, इसको जो करना हो आगे वो कर सकती है। तो इसके बाद क्या होगा कि वो जो आप कंप्लेन है वो हो जाएगी एफआईआर में कन्वर्ट। अब यहाँ पर इस स्टेज पर आपको क्या करना है? तो अगर आपको ये पता है पहले से, एक तो अगर आपको ये पता है कि आपकी पत्नी आपके ऊपर कोई कंप्लेन करवाने वाली है और आपको ये अंदेशा हो गया है कि कुछ ऐसा हुआ भी नहीं है लेकिन फिर भी आपकी पत्नी आपके ऊपर कंप्लेन करवा सकती है। तो आपको एक नॉर्मल सा एप्लीकेशन लिख करके जिसमें इन बातों को बताना है कि आपकी पत्नी घर में बार-बार लड़ाई-झगड़ा करती है, आपके घरवालों के साथ मिसबिहेव करती है, इस तरह की चीज़ें हैं। एक एप्लीकेशन आप थाने पर जो भी आपके यहाँ का थाना है उस पर आप जाकर के एक दे दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आगे चल के जब आपकी पत्नी आपके ऊपर किस तरह का कोई केस करवाती है, तो आप उस एप्लीकेशन को आप वहाँ पर मेंशन करवा सकते हैं। आप उसका संज्ञान उनके ला सकते हैं कि हमने एक एप्लीकेशन पहले ही थाने पर दी है, जिसमें इस तरह की चीज़ें हमारी पत्नी के द्वारा हमारे घर वालों के साथ हमारे साथ की जाती थी। तो यहाँ पर आपके फ़ेवर में कुछ चीज़ें चली जाएँगी। अब आपने नहीं कराया हुआ है, आपने कोई एप्लीकेशन नहीं दी थी, पत्नी गई है जाकर के थाने पर केस कर देती है और आपको जब बुलाया गया तो वहाँ गए, वहाँ कोई मामला सुलटा नहीं, तो इसके बाद फिर उस जो कंप्लेन है वो एफआईआर में कन्वर्ट हो जाती है। अब जब कंप्लेन एफआईआर में जब कन्वर्ट हो जाएगी तो उसमें एक आयु का को किया जाएगा, एक जो विवेचना अधिकारी होंगे
उनको मामला संदर्भित किया जाएगा। तो जब मामला उन्हें दिया जाता है तो उनका काम होता है उस मामले में इन्वेस्टिगेशन करने का। जब इन्वेस्टिगेशन वो करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कंप्लेन में बताई गई होती हैं, और इस पॉइंट पर आकर के बहुत सी ऐसी धाराएं हैं जो कि हटवाई जा सकती हैं, जो कि हट जाती हैं। हटवाई जा सकती है का मतलब, अगर आप थाने पर जाते हैं, आपको इन्वेस्टिगेशन के दौरान बुलाया जाता है, आप जाते हैं वहाँ पर, आप अपनी बात को बताते हैं और आप उनको बताते हैं कि ये सारी चीज़ तो बनती नहीं है, तो वहाँ पर उन धाराओं को वो हटा देते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है। एक दो नॉर्मल जो धाराएं रहेंगी जैसे 498A है वो बस रह जाएगा। तो यहाँ फिर आपकी जब चार्जशीट लग जाती है फिर उसका प्रोसेस कोर्ट में चलता है। अब आपको कोर्ट की प्रक्रिया जाननी जरूरी है कि अगर आप ऐसे केसेस में नहीं जाते हैं तो क्या होगा। अगर आपकी पत्नी ने एक तो डीवी का केस किया है, डीवी का केस कोर्ट में फाइल किया जाएगा, 156(3) से होगा, वो परिवाद होगा। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो आपको जल्द मिलेगी कि डीवी का केस आखिर इसमें क्या चीज़ें होती हैं, या इसकी आपको पूरी डिटेल जल्द ही चैनल पर मिलेगी। तो पत्नी ने एक परिवाद किया है, एक कंप्लेन फाइल कराई है जो कि डीवी की है, और एक आपके खिलाफ जो 498A की शिकायत की थी वो FIR आपका चार्जशीट लग करके कोर्ट में आ गई है। अब कोर्ट में जब मामला चलता है आपके पास नोटिस आती है, आप उस दिन पर जाते हैं या आप नहीं जाते, आप ये सोचते हैं कि हम नहीं जाएंगे, आप वहाँ पर अपीयर ही नहीं होते हैं। तो अगर आप अपीयर नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पर आपके साथ आप ये काम गलत करते हैं। आपको क्या करना है कि जो भी डेट होती है आप उस डेट पर जरूर जाएं। अगर आप सही हैं, आपको ये पता है कि जो भी चीज़ें वो गलत हैं, जो भी आपके खिलाफ शिकायत की गई वो सारी शिकायतें गलत हैं, उसमें कोई भी मामला नहीं बनता है, तो आपको अपने केस को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से लड़ना चाहिए। आप जब WS फाइल करें तो वहाँ पर आप अपने सभी पक्ष को आप वहाँ पर रखें। आपको ये पता होना चाहिए कि जो जो चीज़ें आपके खिलाफ लिखवाई की गई हैं, जिन जिन पॉइंट को बताया गया, उन पॉइंट के बारे में आपके पास जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपको पता है कि ये आपके केस में आपके पक्ष में जा सकता है, ये जो बात है वो आपके पक्ष में जा सकती है, उन चीज़ों को आप कोर्ट के संज्ञान में जरूर लाइए, उन पॉइंट्स को आप जरूर बताइए। तो इसके बाद फिर आपको क्या करना है कि जो आपकी डेट होती है आप उस डेट पर जाइए और जो भी प्रोसीडिंग है आप उस पर हाजिर होइए, और कोर्ट का ध्यान अपने तरफ आप ले आइए कि आपके खिलाफ जो भी धाराएं बनी हैं वो गलत बनी हैं। चार्ज जब बन जाता है कोर्ट के द्वारा, आप जब चार्ज बनता है तो भी अगर कोर्ट चाहे तो डिस्चार्ज आपको कर सकती है, क्योंकि अगर कोर्ट के संज्ञान में ये बातें आ जाती हैं कि आपके खिलाफ जो केस हुआ है वो केवल आपको फंसाने के लिए किया गया, आपको परेशान करने के उद्देश्य से किया गया है, तो कोर्ट ऐसे मामलों में डिस्चार्ज भी आपको दे सकती है। इसके लिए आपको डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगानी होगी। अब होता क्या है कि जो निचली अदालतें होती हैं वो डिस्चार्ज नहीं देती। आप अगर एप्लीकेशन भी लगाएंगे तो भी अधिकतर केसेस में हम ये देखते आए हैं कि डिस्चार्ज आपको नहीं मिलेगा। ऐसे में आपको क्या करना है, आपको मूव करना है हाई कोर्ट में। 482 में आपको हाई कोर्ट में मूव करना। अगर आपके पास अपने केस से रिलेटेड कुछ सबूत हैं, आप हाई कोर्ट को ये समझाने में सक्षम हैं उन सबूतों के माध्यम से कि ये जो भी केस है, जो भी चार्जशीट लगी, वो सभी गलत तथ्यों पर आधारित है, इस तरह का कोई भी केस बनता ही नहीं है, तो आप अपने मामले को, अपने चार्जशीट को वहां से क्वैश भी करवा सकते हैं, रद्द भी करवा सकते हैं। अब इसमें बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आता। अगर आपके दिमाग में ये है कि इसमें आपका 1-2 लाख रुपए लग जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अलग अलग वकीलों की फीस होती है जिसके माध्यम से आपके जो खर्च है वो वहां पर आप उसे काउंट कर सकते हैं कि कितना हो सकता है। लेकिन आपका ये जानना जरूरी है कि हाई कोर्ट जब आप मूव करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपका खर्च नहीं आता। आप अगर देखिए कि आपका ये जो केस चल रहा है, उस केस में आपका महीने में 1 से 2 डेट लग रही है, उससे भी, और ये केस आपका 10 साल 20 साल चल रहा है। 10 साल 20 साल इसलिए क्योंकि बहुत सारी ऐसे अदालतें हैं जो ऐसे केसेस में बहुत साल से केस पेंडिंग पड़े हुए हैं और उन केसेस में आज तक कोई भी फैसला नहीं हो पाया है। तो हो सकता है कि आपका भी केस इतना ही लंबा चले, आपका समय भी बर्बाद होगा और आपका पैसा भी बर्बाद होगा। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप क्वैशिंग में जा सकते हैं। अगर आपका जो केस है वहां से अगर क्वैश हो जाता है तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ये बेहतर एक सिचुएशन होती है। आपको अगर कोई ये बताता है कि आप नहीं आएंगे किसी डेट पर और कुछ नहीं होना है, तो ये आपके जो भी आपको ये एडवाइस देते हैं ये बहुत गलत है। अगर आप नहीं आते हैं किसी भी डेट पे, तो पहले तो
BW होगा, BW के बाद फिर NBW होगा, और अगर कोर्ट ज़्यादा सख्त हो गई तो आपके ऊपर बहुत ही गंभीर कार्यवाही की जा सकती है और आपको पुलिस वालों के द्वारा उसके बाद गिरफ्तार करके लाया जाएगा। और ऐसे में अगर आप गलत नहीं हैं तो भी आप गलत साबित हो जाएंगे, क्योंकि आप कोर्ट के द्वारा बार बार हियरिंग की डेट देने पर भी आप उसे मिस कर रहे थे, आप उसमें उपस्थित नहीं हो रहे थे। तो कोशिश करिए, अगर आप सही हैं अपने मामले में तो वहां पर आप अपने किसी भी पक्ष को कमजोर मत होने दीजिए। अगर हियरिंग की डेट पड़ रही है तो आप उस डेट पर जाइए, जाकर के वहां पर आप साइन करिए, जो भी प्रोसीजर है उसका आप समझिए, उसी में आप जो भी आपको जवाब देना है या जो भी जिस भी प्रोसीजर में जिस भी स्टेज में आपका केस चल रहा है उस पर आप जरूर ध्यान दीजिए। जब आप बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे अपने केस से को लेकर के, तो जल्द से जल्द आप अपने पक्ष में निर्णय करवा सकते हैं और ऐसे केसेस से आप बहुत जल्द बाहर आ सकते हैं। क्योंकि होता कि अगर कोई भी केस चलता है तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर रहता है, थोड़ी शंकाएं रहती हैं। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए, अपनी लाइफ को एक सही से इस्टेब्लिश करने के लिए आप कोशिश करिए कि ऐसे केस जल्द से जल्द खत्म हो जाएं। बहुत सारे लोगों का ये भी पूछना होता है कि मैम ये बताइए कि अभी हमारा केस चल रहा है तो क्या हम दूसरी मैरिज कर सकते हैं? देखिए, अगर आप दूसरी मैरिज करते हैं और आपकी पत्नी इस तरह के केसेस में अगर कोई प्रूफ लगा देती है, कहीं से भी उसे मिल जाता है, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हाई मतलब बहुत ही एक्टिव है, और इससे अगर उसे कहीं भी कोई भी प्रूफ मिल जाता है, वो कहीं कोई लगा देती है और कोई ऐसे जज होते हैं जो कि उस मामले में आपको सजा सुना देते हैं, तो फिर वहां पर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। तो इससे ज़्यादा कोशिश करिए कि ऐसे जो केसेस हैं वो जल्द से जल्द खत्म करवा करके आप अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर जाइए। तो ये वीडियो आपको ये बताने के लिए था कि क्या गलत है और क्या सही है ऐसे केसेस में। अगर आपको इससे संबंधित कोई दूसरी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपको किसी दूसरे टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उस टॉपिक पर आपको वीडियो बना करके ज़रूर दिया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।